इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्पेशली यह वीडियो क्लास 9 के छात्रों के लिए है, छात्र और छात्राओं के लिए हैं जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस सरल युगपत समीकरण को कर रहे हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज 5.7 को हम लोग इस एक्सरसाइज में कवर करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करेंगे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल्स 24 नंबर, 25 नंबर जो पेज नंबर 68 में है उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और सही से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बेहतर आप लोग कर पाएँ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि चाप एक्सरसाइज जो 5 है वह बेसिकली लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर आधारित है, सरल युगपत समीकरण पर आधारित है। और आप इस एक्सरसाइज को करने के समय में तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि को आप सीख चुके हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 5.7 में जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्थानापन्न विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, विलोपन विधि और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्रगुणन विधि, इन तीन विधियों पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में मैंने स्थानापन्न विधि और विलोपन विधि का ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे स्टेटमेंट टाइप के, उसकी मदद से आपको बनाना पड़ेगा समीकरण और द्विघात समीकरण को फिर हल करना पड़ेगा। आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख चुके होंगे जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन को चारों विधि से सॉल्व करता हुआ मैंने दिखाया है, उसको भी देख लीजिएगा। आई बटन में आपके पास लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जाकर देखिएगा एक क्वेश्चन को किस तरह से चारों विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। और पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कराता हुआ लाइव क्लास का भी या फिर जो भी क्वेश्चंस हो उसका कराना, वो सारे वीडियो को भी आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के निकट किताबों की दुकान से मेरी मित्र रीता ने 34 रुपये में 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदा, किंतु सुमित ने उसी दुकान से समान मूल्य वाले 7 कलम और 6 पेंसिल 53 रुपये में खरीदा। तो युगपत समीकरण बनाकर प्रति कलम और प्रति पेंसिल का मूल्य बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से आप देखकर समझिए कि किस तरह से आप करेंगे इसको। ठीक है, आप समझ गए हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए एक कलम का मूल्य कितना है, x रुपया, फिर एक पेंसिल का दाम y रुपया मान लिए हैं। तो रीता ने 34 रुपया में 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदा है, तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुना x, फिर 3 पेंसिल का दाम कितना होगा, 3 गुना y आ गया यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 34 रुपया हो गया। ठीक है, इसी तरह से सुमित ने 7 कलम और कितने पेंसिल, 6 पेंसिल खरीदा है। ठीक है, तो आप इसका देखिए, तो 7 कलम कितना हो जाएगा, 7 गुना x यहाँ पर आ गया, 6 पेंसिल 6 गुना y कितना हो गया, 6y हो गया, बराबर 3 पर रुपया हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 2 समीकरण तैयार कर लिए। ठीक है, अब दोनों समीकरण आप देख रहे हैं यहाँ पर, दोनों समीकरण आपके पास तैयार हो गया, या दोनों समीकरण। ठीक है, 5x + 3y बराबर 34 और 7x + 6y इक्वल टू 53। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 6 का लॉसा जब निकालते हैं तो कितना होगा, 6 ही होगा, है ना। इस तरह से हम लोग करते हैं, लॉसा निकाल के चेक कर लेते हैं कि कितना होगा।
तो यहाँ पे 6 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे। बेसिकली यही कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं विलोपन विधि में। किंतु बहुत बार समझाने के लिए क्या किया जाता है, भाई यहाँ का 6 को यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ का 3 को यहाँ पे गुना कर दो, ऐसे भी लेके करते हैं। किंतु आप, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आप इस तरह से नहीं कीजिएगा जैसे गुना करके इसको लेके गुना कर दिए, उसको लेके गुना कर दिए, इस तरह से आप कंसेप्ट दिमाग में मत बैठाइएगा। सीधा याद रखिएगा कि इन दोनों का लॉसा निकालना है, लॉसा निकाल के चेक करना है कि दोनों सेम करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, बन गया। कितना आ गया, 10x प्लस 6y बराबर 68 और 7x प्लस 6y इक्वल टू 53। यहाँ पे देखिए 6 ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, तो क्या करना पड़ेगा, अलग चिन्ह लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी ना कटेगा, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने से कितना हो गया, 3x हो गया। और यहाँ पे 68 में से 53 घटा तो कितना हो गया, 68 से 53 घटा तो 15 हो गया। तो आप यहाँ पर कितना निकालेंगे इस वैल्यू को, यहाँ पे देखिए जब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो, 15/3 बराबर हो गया 5। ठीक है, उसी तरह से इस वैल्यू को निकाल लेने के बाद में आप x का मान समीकरण 1 में बैठा दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए आप समीकरण 1 ये वाला है, इसको लेकर फिर यहाँ पे लिखे हैं, x का मान बैठा दिए, जो निकाला मैंने यहाँ पे कितना हो गया 25, और इधर 34। इधर से जब उधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में, आप जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट किए तो 3y बराबर 34 माइनस 25 तो 9 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, 3 हो गया। इस चीज को आप देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह से आप क्या बोल रहे हैं, एक कलम का दाम आपने कितना माना था, एक कलम का दाम आपने माना था 100 रुपया, तो कितना हो गया 5 रुपया हो गया। x का वैल्यू निकाल लिए हो यहाँ पर, और y एक पेंसिल का मूल्य y है, तो y का दाम कितना निकला 3 रुपया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा समीकरण बनाकर, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मेरे मित्र आयशा और रफीक का एक साथ वजन 85 किलोग्राम है। आयशा के वजन का आधा रफीक के वजन का 4/9 भाग के समान हो तो समीकरण गठन कर उनका वजन अलग अलग बताएं। यह है क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं समझते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आयशा का वजन को हम लोग मान लिए कितना, x मान लिए, रफीक का वजन को y, तो इन दोनों के वजन का योगफल कितना है 85 बोला है, जोड़ दिए तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आयशा के वजन का आधा बोला गया है, देखिए आधा, तो x का आधा कितना होगा x/2। रफीक के वजन का 4/9 भाग, मतलब y का 4/9 कितना हो गया 4y/9। अब बोला है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यह कंडीशन बोला गया है कि यह x/2 और 4y/9 बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखिए 9x और इधर में 8y ऐसे गुना किए, है ना, जानते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो 9x बराबर कितना हो गया 8y बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो इतना तक आपको समझ में आ गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों मिल गए आपके पास में। आप समीकरण 1 और 2 को दोनों को लिख लीजिए। लिख लेने के बाद में आप जब कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से समीकरण 1 से देखिए x प्लस वाई बराबर 85, तो y बराबर कितना निकल गया 85 माइनस एक्स। तो स्थानापन्न विधि द्वारा हम लोग करेंगे, यहाँ पे x का मान को बैठा देंगे। देखिए ये समीकरण लिख लिए, समीकरण नंबर 2, और x यहाँ पे y का मान निकालने हैं तो y x का मान बैठाएंगे, x का नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो y का मान यहाँ पे बैठा दिए। देखिए 85 माइनस एक्स गुना किए, 85 8 जा, फिर 8 इंटू एक्स इतना हो गया। देखिए तो 9x और 8x जोड़कर कितना हो गया 17x यहाँ पर आ गया। 85 680 उधर चला गया तो प्लस में आ गया, जीरो में जोड़ के 17 ने डिवाइड किया तो कितना हो गया 40। तो x बराबर कितना हो गया 40 निकल गया। ठीक है, तो x का मान जब निकाल लिए आप तो x का वैल्यू आप बैठाइए किस में, समीकरण 3 में बैठाइए, क्योंकि हम लोग y का वैल्यू निकाल चुके थे समीकरण 1 में।
ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 85 था, तो y बराबर कितना हो 85 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 40 बैठा दिए x का वैल्यू जो निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो गया 45। तो आयसा का वजन कितना है x किलो है, तो x को लिख दिए यहाँ पे x की जगह में, तो 40 किलो हो गया। और रफ़ी का वजन कितना है y, यहाँ पे निकाले हैं तो 45, तो 45 किलो। तो इस तरह से आयसा का वजन और रफ़ीक का वजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ हार्ड नहीं है ये एक्सरसाइज, बहुत ही ईजी है। आपको क्वेश्चन को समझ लेना है और क्वेश्चन को समझ के आपको समीकरण को ड्राफ्ट करना है। समीकरण को ड्राफ्ट सही से कर लिए तो आपका यह क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान रहेगा। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और बताइए कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मैथ्स का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, उनसे भी शेयर करने को कहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, मेरे चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन की वर्तमान उम्र से 2 गुनी है। ठीक है, 2 गुना है। 10 वर्ष पहले चाचा की उम्र बहन की उम्र की 3 गुनी थी। ठीक है, इतना क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, समीकरण बनाने के पहले मान लिए कि चाचा की वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है मान लिए। उसी तरह से बहन की उम्र कितना, y वर्ष है। तो क्वेश्चन में बोला है क्या, देखिए बहन की उम्र से 2 गुना है, तो चाचा का उम्र और बहन का उम्र 2 गुना है। देखिए यहाँ पे 2 गुना है, बना लिए, तो यह समीकरण नंबर 1 बन गया। तो x का वैल्यू 2y है, आप याद करके रखिएगा यहाँ पे। 10 वर्ष पहले, अब बताइए 10 वर्ष पहले किसी का उम्र बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बैक जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो घटेगा ना। तो जो उम्र यहाँ पर चाचा और बहन का उम्र है उसको हम लोग लिख लिए यहाँ पे वर्तमान उम्र में, और उस उम्र में हम लोग क्या किए, 10 वर्ष घटा दिए। तो 10 वर्ष पहले चाचा की उम्र कितनी होगी, वर्तमान वर्ड को हम लोग काट देते हैं यहाँ पे, वर्तमान उम्र ना लिखने से अच्छा होगा। तो चाचा की उम्र कितना हो जाएगा, x माइनस 10, और बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 10। 10 वर्ष घट गया वर्तमान में से। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आप देखिए आपके पास जो समीकरण है, समीकरण क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है, आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको कि यहां पे देखिए जो उम्र हो रहा है यहां पर चाचा की उम्र, वह बहन की उम्र की 3 गुनी थी बोल के बता रहे। तो बहन की उम्र हो गई और ये चाचा की उम्र, तो 3 गुना, 3 लिख दिए, 3 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे सॉल्व करते गया, देखिए सॉल्व करना आपको आता होगा, और यहाँ पे x का वैल्यू बैठा दिए समीकरण 2 से, समीकरण 1 से जो हम लोग पहले लिखे थे। तो यहाँ पे घटाने से माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -20। तो y बराबर 20 हो गया, क्यों, माइनस माइनस साइन कट गया। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 3 ने गुना किया, यहाँ पे 3 ने गुना किया 30, फिर 3y को इधर ला लिए तो प्लस था तो माइनस, फिर यहाँ पे 10 चला गया इस साइड में तो प्लस हो गया, फिर यहाँ पे देखिए इस जगह में 30 में से 10 गया 20 हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर x का वैल्यू बैठाए हैं तो यहाँ से घटा तो देखिए -y आया। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करते रहना होगा। y का जो वैल्यू है यहाँ पे बैठा रहे हैं, x बराबर 2y था, y का वैल्यू बैठा दिए तो 40 हो गया। तो चाचा की वर्तमान उम्र x माने थे तो कितना हो गया x का वैल्यू 40, और बहन की उम्र कितना माने थे y, तो y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 20, तो यहाँ पे 20। तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए कि चाचा की उम्र वर्तमान कितनी हो गई 40 और बहन की उम्र हो गई 20। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे 2 गुनी थी तो 20 का 40, 10 साल पहले, तो यह कितना हो जा रहे हैं, चाचा 30 ईयर्स के हो जा रहे हैं, और बहन कितनी हो जा रही है 10 साल की, तो कितनी 3 गुनी थी। तो देखिए यह 3 गुना है ना, 10 गुना 3 तो 3 गुना है, तो रिलेशन बैठ गया कि नहीं। इस तरह से आपको तुलना आंसर निकालिए, फिर तुलना करके आप चेक कर लीजिए कि हाँ आपने जो बनाया है वो सही बना है कि नहीं बना है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अपने गांव के देव कुमार चाचा ने 590 रुपये का एक चेक बुक बनाया, मतलब एक चेक बुक दिए, 590 रुपया था, और
उनको पैसा मिला है। यदि बैंक ने उन्हें 5 रुपए और 10 रुपए के कुल नोट 70 दिए, 70 नोट दिया है, कितना है 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, कुल नोट कितने मिल रहे हैं 10 मिल रहे हैं इनको, ठीक है, इसीलिए डरिएगा नहीं, 10 मिला है। अब 10 और 5 रुपए के नोट है, 70 मिल गया, तो बताना है आपको कि 5 रुपए का और 10 रुपए के नोट कितने कितने मिले हैं, ठीक है। आप पहले मान लीजिए, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से और लिखिए। 5 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हैं, कितना है 1 से हम लोग मान लेते हैं, तो 10 रुपया का कितना है y मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि कुल नोट कितना है 70 है, यहां पर देखिए, तो 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना होगा y, यहाँ पे देखिए 70 माइनस वाई, यह हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा यहां तक आपको, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक 5 रुपया का नोट अगर लेते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, मूल्य कितना होता है, 5 रुपया होता है ना। तो मेरे पास 5 रुपये का नोट कितना है x है, मैंने माना है यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो 5 रुपया अगर रहेगा तो मेरे पास उसका वैल्यू कितना होगा, और 10 है मेरे पास 5 रुपये का, तो उसका वैल्यू कितना होगा, मूल्य कितना होगा, 5 गुना 10 50 रुपया। तो यहाँ पे x है, तो x गुना 5 कितना हो जाएगा 5x, ठीक है, 5x हो गया ना। उसी तरह से एक 10 रुपया का मूल्य कितना है 10 रुपया, तो y अगर मेरे पास 10 रुपया के नोट हैं, ठीक है, तो 10 गुना वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा, है ना। आप ध्यान से समझ लीजिए 10 वाई हो जाएगा इस चीज को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, मुझे पता चल गया कि 5x मेरे पास यहाँ पर 5x और 10y मिल गया ना। y रुपया, x 5 रुपए के नोटों का मूल्य 5x और y 10 रुपए के नोटों का मूल्य 10y। तो इन दोनों को ही जोड़ेंगे तभी ना मेरे पास 590 रुपया होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए 5x और 10y को जोड़ दिए तो 590 हो गया। अब x का वैल्यू उधर से याद कीजिए, 70 माइनस वाई बैठा दिए, कैलकुलेशंस किए, यहाँ पर देखिए 5 ने गुना किया 350 यहाँ पर, और इन दोनों का कैलकुलेशंस किए तो देखिए 5y 10 में से 5 गया और 350 इधर चला गया तो माइनस हो गया, देखिए। और 590 में से 350 माइनस हो गया तो कितना हो गया 240 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 240 को 5 ने डिवाइड किया तो कितना हो गया 48, ठीक है, 48 हो गया। आप देखिए अब y का मान आप बैठा दीजिए, y का मान जब आप बैठा रहे हैं तो आपके पास क्या मिला, y का मान बैठाते ही आपके पास में वैल्यू हो गया 70 माइनस वाई, देखिए 48 निकाले हैं यहाँ पे, तो 70 माइनस 48 इक्वल टू 22। तो 5 रुपये के नोट कुल कितने हो गए 22, 5 रुपये का नोट, और 10 रुपये के नोट कितने हो गए 48। आप जोड़ करके देख लीजिए 48 कितने हैं, 10 रुपये के नोट है तो 10 गुना होगा तो 480, और 5 रुपये के नोट कितने हैं 22 हैं, तो 22 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 110, या 48 इंटू 10 है ना। कैसे हम लोग गुना करते हैं, तो कितना हो गया यहाँ 590 हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए, तो 5 रुपये के कितने नोट हो गए 22 को हो गया, और 10 रुपये के नोट कितने हो गए 48 हो गया, तो 480 रुपया इसका और 110 रुपये इसका, तो कुल मिला के 590 रुपये इनको बैंक से मिला था। तो कौन सा नोट कितना था क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, माना हम लोग अंश और हर को तो जानते ही हैं, इतना समझ में होगा ही आपको कि अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्योंकि जब भी भिन्न की बात करी जाती है तो अंश और हर होता है, अंश ऊपर में होता है, हर नीचे में होता है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, बोर्ड पर
एक ऐसी भिन्न लिखी जाती है जिसका हर अंश की अपेक्षा 5 अधिक है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, हर अंश की अपेक्षा 5 अधिक है। ठीक है, हर ज्यादा है, अंश कम है। ठीक है, और अंश और हर के साथ 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाकर हल करें और भिन्न का मान बताएं। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, मान लेते हैं कि मेरे पास जो भिन्न है वह क्या है, x/y है, जिसमें अंश है x और हर है y। तो भिन्न हो गया x/y। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि हर अंश की अपेक्षा 5 अधिक है। देखिए, तो इसलिए अंश जो होगा वह हर में से 5 घटा देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि अंश और हर के साथ 3 जोड़ने पर नया भिन्न कितना हो रहा है, x+3/y+3। यह हो गया आपका, क्या हो गया, नया भिन्न हो गया। अंश में कितना जोड़े हो आप, x के साथ में 3 जोड़े हो और y के साथ में 3 जोड़े हो, तो यह है आपके पास नया भिन्न। ठीक है, अब इसको लेके हम लोग हल करेंगे, हल करके हम लोग निकालेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए, हम लोग लिख लिए 3/4 है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3/4 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 4 गुना x 4x, 4 गुना 3 4 3 12, 9 इंटू 3 3y, फिर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ये हो गया। अब एक साइड में लिखे, इसको इधर लाए तो माइनस हो गया, 12 उधर चला गया तो माइनस हो गया। देखिए प्लस वाला, तो इसमें से घटाने से, ये देखिए घटाने से कितना हो गया 3। ठीक है, ऐसे -3, और यहाँ पर इतना। अब x का वैल्यू हम लोग पहले ही रिलेशन में देखे थे, क्या देखे थे, हर अंश की अपेक्षा 5 अधिक है, मतलब x बराबर कितना है, y-5 हो रहा है। तो x का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 से लिख लिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे 3y इधर में -3y, और यहाँ पे -3। तो देखिए 4 में से 3 गया, 1 y बच गया, और यह 20 उधर चला गया तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पर आ गया कितना, y बराबर 17। ठीक है, y बराबर 17 मेरे पास आ गया। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि किस तरह से 17 आया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यह y बराबर 17 आ गया। अब y का मान हम लोग 17 यहाँ पे बैठा रहे हैं, क्योंकि x बराबर कितना है, y-5 था, तो 12 में से 17 में से 5 गया तो कितना बच गया 12। तो इस तरह से हम लोग अभीष्ट भिन्न x/y बराबर कितना निकाल लिए, 12/17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिए। बहुत ही आसान है, हार्ड है नहीं, जिसके कारण से आप डरें या फिर बोलें कि कैसे बनेगा, इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस चाहता है, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। मारिया ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसी 2 संख्याएं लिखा है कि पहली संख्या के साथ 21 जोड़ने पर दूसरी संख्या का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पहली संख्या अगर मान लेता हूं x, तो उसमें अगर 21 जोड़ूंगा तो दूसरी संख्या का 2 गुनी हो जाता है। इस चीज को समझ लीजिए। तो दूसरी संख्या अगर y है तो वो 2 गुनी हो जाएगा, 2y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरी संख्या के साथ 12 जोड़ने पर वह पहली संख्या का 2 गुनी हो जाता है। फिर देखिए, अगर मैं y के साथ में दूसरी संख्या के साथ में 12 जोड़ देता हूं तो पहली संख्या जो x है वो डबल हो जाता है, 2 गुना x हो जाएगा। यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए, मान लिए पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तो पहली शर्त के अनुसार कितना हुआ, x + 12, x + 21 जोड़ेंगे x के साथ में पहली संख्या के साथ में, तो देखिए दूसरी संख्या का 2 गुनी हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 2y - 21, यह समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर दूसरी शर्त को देखते हैं, दूसरी संख्या के साथ में 12 जोड़ते हैं तो पहली संख्या 2 गुनी हो जाता है।
ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा दिए, तो देखिए 2 गुना वाई कितना हो 4y, 2 गुना 21 42 हो गया, और यहाँ पर ज्यों का त्यों हम लोग उतार दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस करके आप समीकरण को हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4y में से एक y घटा तो 3y हो गया, 42 इधर से उधर चला गया तो प्लस में हो गया, तो ये इसको जोड़ने से 54 हो गया, तो y बराबर कितना, 54/3 मतलब 18। अब y का जो वैल्यू निकल गया उसको समीकरण 1 में हम लोग बैठा रहे हैं। समीकरण 1 देखिए, x बराबर 2y माइनस 21 हम लोग निकाल चुके थे पहले, आप अगर नोट डाउन किए हैं तो देख कर समझ में आ रहा होगा आपको। y का वैल्यू 18 बैठा दिए, तो 36 में से 21 घटा तो कितना हो गया 15। तो पहली संख्या कितनी हो गई, x कितना 15, और दूसरी संख्या कितनी हो गई y 18। तो इस तरह से उम्मीद कर रहा हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रफीक के आयताकार फर्श की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर हो जाता है, किंतु लंबाई 2 मीटर घटाने और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देने से क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 15 वर्ग मीटर बढ़ता है। युगपत समीकरण गठन कर और हल करके फर्श की लंबाई और चौड़ाई बताइए। आप जानते हैं जब आयताकार क्षेत्रफल की बात की जाती है तो लंबाई गुने चौड़ाई करने से ही उसका क्षेत्रफल निकलता है ना। तो हम लोग मान लिए यह भी आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श, तो इसकी लंबाई हम लोग मान लिए x मीटर और चौड़ाई मान लिए y मीटर। मीटर में क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ग मीटर में दिया हुआ है तो मीटर ही होना चाहिए, इससे हम लोग मीटर माने हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा लंबाई गुने चौड़ाई करने से, x गुना y, एक्स वाई वर्ग मीटर। अब देखिए लंबाई को 2 मीटर बढ़ाने से तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 2, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ाने से कितना हो जाएगा चौड़ाई y प्लस 2, y प्लस 3। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो नया क्षेत्रफल निकलेगा ना। गुना किए, देखिए इस तरह से गुना करना आता होगा आपको, x गुना वाई एक्स वाई, एक्स गुना 3 3x, y गुना 2 2y, 2 गुना 3 6। तो इतना वर्ग मीटर मेरा क्या बन गया, क्षेत्रफल तैयार हो गया। तो क्वेश्चन में ही बोला गया है कि जो क्षेत्रफल तैयार होगा वह 75 वर्ग मीटर ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई था, उसमें 75 अगर मैं जोड़ देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए आप एक्स वाई इस साइड का कट गया दोनों साइड का, तो 3x बच गया, 2y बच गया, लिख दिए, इस 6 को इधर भेज दिए राइट साइड में, तो 75 माइनस 6 हो गया। तो मेरे पास यह समीकरण तैयार हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 69 तैयार हो गया। ठीक है, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप आगे वाला पार्ट को क्वेश्चन का पढ़िए और देखिए क्या बोल रहा है, लंबाई 2 मीटर घटा देने पर और चौड़ाई को 2 मीटर क्या 3 मीटर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, लंबाई को 2 मीटर कम कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, लंबाई पहले x था 2 मीटर कम कर दी, इतना हो गया, और जो चौड़ाई था उसको 3 मीटर उसमें जोड़ दिए, तो देखिए y प्लस 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई, तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, फिर कैलकुलेशंस कर रहे हैं, x गुना वाई एक्स वाई, एक्स गुना 3 3x, 2 गुना वाई 2y, 2 गुना 3 6, इतना वर्ग मीटर मेरा नया क्षेत्रफल हो गया। कब, जब मैं 2 मीटर लंबाई को घटा रहा हूं और 3 मीटर चौड़ाई को बढ़ा रहा हूं तब। सेम उसी तरह से क्या हो रहा है, 15 मीटर बढ़ जाता है, अभी भी बढ़ जाएगा, पहले वाले जो क्षेत्रफल था उसमें, तो 15 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया। फिर पहले की तरह देखिए एक्स वाई कट गया, तो यहाँ पे 3x माइनस 2y, 15 के साथ में 6 जुड़ गया तो 21। तो मेरे पास दूसरा समीकरण हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू 21 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 को लिख लिए, समीकरण 2 को लिख लिए। दोनों समीकरण को जब लिख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण में 2y और नीचे में भी 2y है, एक में प्लस एक में माइनस है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, बस विलोपन विधि द्वारा आप जोड़ दीजिए दोनों को, ज्यों ही जोड़िएगा जोड़ने के साथ में आप पाइएगा क्या कि यह दोनों कट गया, तो 3x मिलके कितना हो गया 6x, और यहाँ पर दोनों जुड़ गया तो कितना होगा 90। तो
90/6 करेंगे, 6x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो गया, 90/6 इक्वल टू 15, 15 छक 90, ठीक है। तो लंबाई पता चल गया 15 मीटर, ठीक है। अब समीकरण 1 में आप वैल्यू बैठाइए, जब वैल्यू बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पे 15 3 45 उधर चला जाएगा, 69 में से घटा कितना होगा 24, 2y बराबर 24, तो y बराबर कितना होगा 24/2, मतलब हो गया कितना 12। तो इस तरह से आप x का भी वैल्यू निकाल लिए, y का भी वैल्यू निकाल लिए। तो आप क्या बोलेंगे कि फर्श की लंबाई कितनी हो गई x मीटर, मतलब 15 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई 12 मीटर, यहाँ पे निकालें, उस 12 मीटर को यहाँ पे लिख दिए, तो फर्श की लंबाई कितनी होगी 12 मीटर हो गई। तो इस तरह से आपको सारा कैलकुलेशंस करते जाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं या फिर घर में भी प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है, मेरी तेरी इस तरह से जब पढ़ते हैं, मुझे दिया तो इतना हो गया उतना हो गया, इस तरह से कन्फ्यूजन आ सकता है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आप कीजिएगा, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सही से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मेरा मित्र मेरी, दोस्त का नाम क्या है मेरी, ने ईशान से कहा अपने पैसे का 1/3 भाग मुझे दो तो मेरे पास 200 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ईशान के पास जो पैसा है, ठीक है, वह पैसा, उसका पैसा 1/3 भाग ले लेगा कौन, मेरी, तो उसके पास जो पैसा है वह, और ईशान का जो पैसा है 1/3 भाग वह ले लेगा, तो उसके पास कितना हो जाएगा 200 रुपया हो जाएगा। सेम उसी तरह से ईशान ने मेरी से कहा तुम अपने पैसे का आधा रुपया मुझे देते हो तो मेरे पास भी 200 रुपये हो जाएंगे। तो समीकरण बनाओ और इसको हल करके बताओ कि किसके पास कितने रुपए हैं। तो देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मान लेंगे कि मेरी के पास 100 रुपया है और ईशान के पास y रुपया है, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, मेरी बोल रहा है ना, मेरी जो, अगर लड़की है तो बोल रही है, हम लोग बोलेंगे, ठीक है। मेरी क्या बोल रही, मेरी ने क्या कहा ईशान से कि भाई तुम अपने रुपए का कितना, अपने रुपए का 1/3 भाग मुझे दे दो। तो ईशान के पास y रुपया है तो कितना हो जाएगा y/3 हिस्सा हो जाएगा। तो 100 रुपया पहले से है मेरी के पास, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे लसन निकालिए तो 3x प्लस वाई बटा में 3 बराबर 200, तो 3x प्लस वाई बराबर 600, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से फिर ईशान बोल रहा है मेरी से भाई तुम अपने रुपये का आधा दे दो, तो मेरी के पास कितना है 100 रुपया, तो उसका आधा कितना होगा x/2। ईशान के पास y रुपया और इस आधा रुपया को जोड़ दिया तो 200 रुपया। इसी तरह से लसन निकालिए, यहाँ पर देखिए 2y प्लस एक्स बाई 2 बराबर 200, तो 2y प्लस एक्स बराबर 400, तो x प्लस वाई बराबर 400। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपके लिए बताए चलूँ, इसको हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो इतना होता है, इसके नीचे 1 है, ठीक है। 2 1 ने भाग दिया 2 को 2 टाइम्स, 2 गुना वाई 2y प्लस यहाँ पे 2 ने 2 को भाग दिया कितना हुआ 1, 1 गुना एक्स इतना x। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग लिख लिए, और लिख लेने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर समीकरण 2 में 2y है और समीकरण 1 में यहाँ पे सिंपल y है। यहाँ पे x के साथ में 1 है और इस x के साथ में 3 है, तो 3 थोड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि इस साइड वाले को करो गुना। आप हमेशा कोशिश करो कि बीच वाले को लो, y वाले को लेके ही गायब करो, विलोपन करो, इससे आप में कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। इसलिए इसको क्या किए 2 से गुना किए, तो देखिए विलोपन विधि द्वारा, तो यहाँ पे 2 गुना 3 6 हो गया, फिर 2 गुना 1 2y हो गया, और यहाँ पे 6 दुना 12 हो गया, ठीक है। लिख लिए, लिख लेने के बाद में आप फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो यह प्लस है, यह भी प्लस है ना, तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए क्या करना होगा आपको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तभी ना चेंज ऑफ साइन होगा। तो घटा दिए तो देखिए ये 2y कट गया, तो यहाँ पे देखिए 6x में से 1x घटा तो कितना हो गया 5x, तो यहाँ पे 800 हो गया। तो x बराबर 800/5 इक्वल टू कितना हो गया 16 × 5 = 80, है ना, तो 160 हो गया। समझ में आ गया इतना तक।
आगे बढ़ते हैं, एक्स का मान बैठाते हैं। एक्स का मान बैठाते हैं समीकरण 1 में। तो आप देखिए, जैसे मान बैठाएंगे आप यहाँ पर एक्स का, तो 160 नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसको इस साइड में भेज दीजिए। तो 400 माइनस 160 कितना हो गया? 240। तो 2y बराबर 240, तो y बराबर कितना हो? 240/2 इक्वल, मेरी के पास कितना हो गया? 160 रुपया x बराबर, और ईशान के पास कितना हो गया? 120 रुपया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहित 2 अंकों की एक ऐसी संख्या लिखता है जो अपने अंकों के योगफल के 4 गुने से 3 अधिक है, और इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या के मूल संख्या से 18 अधिक है। तो गणना करके देखें कि मोहन ने कौन सी संख्या लिखा है। देखिए सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। हम लोग इकाई लिखते हैं, इकाई, और यहाँ पे दहाई लिखते हैं ना। तो अगर मैं कोई अंक लिखा 52, इसका मतलब दहाई में 2 और इकाई में 1। इसका मतलब है कि जो दहाई में है वो 10 से गुना है, और इकाई में है वह 1 से गुना है, मतलब केवल 2 है। तो यहाँ पे 50 हुआ और 2 हुआ, इन दोनों को जोड़ने से 52 हो जा रहा है ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे सैकड़ा लिखता तो 100 से गुना होता है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में इकाई अंक अगर x है तो x यहाँ पे हो जाएगा, और दहाई अंक अगर y है तो y वाला जो अंक होगा वह कितना से गुना होगा? 10 से गुना होगा, और इकाई जो होगा वो ज्यों का त्यों होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 2 अंक वाली संख्या जो है उसमें इकाई कौन है? x है, और दहाई कौन है? y है। तो इसीलिए दहाई अंक में जो है उसको 10 से गुना किए, प्लस इकाई अंक में जो है उसको जोड़ के लिख दिए। तो 10y प्लस x हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो संख्या हमारे पास तैयार हुई है, तो संख्या हमारे पास कितनी है? 10y प्लस x हमारे पास संख्या है। ठीक है। इसमें अंक कौन है? x और y है, या y प्लस x है। इसका 4 गुना करके अगर मैं घटाऊंगा संख्या में से तो वह कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। यह कहने का मतलब है कि 4 गुने से 3 अधिक है, यह कहने का मतलब है। मतलब इस संख्या को मैं लिखता हूं और इसको 4 गुना करता हूं, x प्लस वाई को, अंकों को, और 3 जोड़ देता हूं, तो यह संख्या जो अंकों का योगफल है गुना 4 गुना अगर हो रहा है तो उसमें 3 अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए, और इसको समझ के हम लोग समीकरण बना लिए। अब देखिए 4 गुना किया तो 4x, और यहाँ पे 4 को y ने गुना किया तो 4y। चेंज ऑफ साइन माइनस के कारण हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे x x कैलकुलेशन किए तो -3x, और यहाँ पे 4y में से, यहाँ पे 10y में से 4y घट गया तो 6y हो गया, और यहाँ पे 3 दोनों साइड में, इसीलिए हम लोग क्या किए? -3 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिए। यहाँ भी -3 से डिवाइड किए, यहाँ भी -3 से डिवाइड किए, यहाँ भी -3 से डिवाइड किए। ठीक है। तो कितना हो? -3 कट गया, यहाँ पे भी कट गया, तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आपके पास तब तैयार हो जा रहा है क्या? यहाँ पे x -2y -1, यह समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए और देखिए कि अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बन जाएगी। तो अंकों का स्थान बदल देते हैं। देखिए मेरे पास इकाई में कौन? x, और दहाई में y, यही था ना अंक। अब बदल देते हैं, तो यहाँ पर आ गया y, यहाँ पे आ गया x। तो x को 10 से गुना करेंगे, है ना, प्लस y। यह जो संख्या होगी अंकों को बदलने से मेरे पास निकल के आएगा। ठीक है। इसमें अगर मैं इसको निकालता हूं कब? जब मैं पहली वाली संख्या में 18 जोड़ देता हूं। यही क्वेश्चन बोल रहा है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मतलब यहां पर इस संख्या में 18 अधिक हो रहा है, अगर मैं यहां पे ना लिखूं तो। ठीक है। ये अंकों का स्थान बदल देने से मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब 18 माइनस कर दो, या फिर 18 इधर ऐड कर दो, एक ही बात है। तो आप जिस तरह से बनाना चाहते हैं आप बनाइए,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको समझ लेना है कि कंसेप्ट क्या बोल रहा है। तो यह नई संख्या बन गई, तो इसमें यह 18 ज़्यादा है, तो पहले वाले संख्या में अगर 18 में जोड़ देता हूँ तो भी ठीक है, या फिर इसमें से 18 घटा देता हूँ तो भी ठीक है। तो मैंने लिख लिया, समीकरण बन गया, ब्रैकेट्स हटा दिए, सबको एक साइड में लाएं। देखिए एक साइड में लाएंगे अब यहाँ पर, तो लाने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, जब एक साइड में जब ला लिए तो आप देख रहे हैं कि 9x, एक साइड में 9x बन गया, ठीक है, एक साइड में 9x बन गया, और दूसरे साइड में आप देख पा रहे हैं 18 बन गया, ठीक है, 18 बन गया। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा कि किस तरह से यह तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस जगह पे, ठीक है, 9x हो गया, यहाँ पे देखिए 9y हो गया, और यहाँ पे 18 ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पे सबको 9 से मैंने भाग दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 9 गैप, यहाँ पे 9 गैप, ये 18 ने 18 को 2 ने भाग दिया, तो कितना हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो समीकरण तैयार हो गया। पहला समीकरण आपके पास क्या था, पहला समीकरण आप देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं तो x माइनस 2y इक्वल टू -1, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो जब हम लोग घटा रहे हैं तो देखिए घटाने पर, देखिए ये वाला, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा घटाने पर, अगर हिंदी में लिखना चाहते तो घटाने पर लिखिए, नहीं तो बाई सब्ट्रैक्टिंग लिखिएगा तो भी होगा। तो देखिए x कट गया, तो यहाँ पर y बराबर हो गया -y बराबर -3, तो y बराबर हो गया 3। तो उस y का वैल्यू इसमें बैठा दिए, देखिए तो 3 2 मिलकर 5 हो गया, ठीक है, 3 2 मिलके 5 हो गया। अब जब 5 हो गया तो आप इसकी वैल्यू को बैठाएंगे, पहले वाले जो समीकरण दिया, जो संख्या निकाले थे हम लोग, कितना था 10y प्लस एक्स, तो y की जगह में 3 लिखे और x की जगह में 5 लिखे, तो 30 प्लस 5 बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यही संख्या है। तो देखिए इकाई के स्थान पे कौन है, 5 है, और दहाई के स्थान पे कौन है, 3 है, मतलब 30 प्लस 5 मिलकर कितना हो गया 35, यही संख्या हो गई, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखिए मिल रहा है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि आप समीकरण सही से बनाइए, सही से समीकरण नहीं बनाएंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। समीकरण के बगैर सॉल्यूशन तो करना दूर, आप उसका वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे और सही से बोल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभी तक लाइक बटन को नहीं दबाएं तो लाइक बटन को दबा दीजिए। अगर इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो को अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा, आप देख लीजिए। आपके लिए वीडियो है तो देखिए, नहीं तो आप हमेशा प्लेलिस्ट की मदद से ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 8 9 10 और 7 के वीडियोस अपलोड किए जाते रहते हैं। तो कौन सा वीडियो आपके लिए है, तो बिना प्लेलिस्ट की मदद से आप पढ़ाई करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर को देखते हैं। मैं 2 अंकों की एक संख्या लिखूंगा जिसके अंकों का योगफल 14 है और संख्या से 29 घटा देने पर अंक समान हो जाते हैं। तो युगपत समीकरण बनाकर हल करें और दोनों 2 अंकों की संख्या बताएं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि 29 घटा देने पर अंक समान हो जाते हैं। इस चीज को आपको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, घबराइएगा नहीं और सोचिएगा कि नहीं बहुत ही टफ हो जाएगा, तब तो आप नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहला काम आप मान लीजिए इकाई अंक कौन है, एक से पहले क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे लिखे हैं वैसे लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और दहाई अंक हो गया इतना, तो x और यहाँ पे y, तो 10y प्लस x हो गया। पहली शर्त में क्या बोला है कि दोनों का योगफल, दोनों अंकों का योगफल कितना हो रहा है 14 हो रहा है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई। अब देखिए संख्या से 29 घटाने पर अंक समान हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो संख्या मेरे पास कितना है 10y प्लस एक्स, तो उसमें से 29 मैंने घटा दिया। जब 29 मैं घटा रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर जो मेरे पास रिलेशन तैयार होंगे, ठीक है, इकाई स्थान में और दहाई स्थान में, तो उसी को लेके मुझे आगे बढ़ना है, इसीलिए मैं उसी तरह से सोचूंगा। 10y प्लस एक्स माइनस 29 कर दिए,
29 को हम लोग स्प्लिट किए 30+1 में, ठीक है। आप देखिए 30 यहाँ पर आ गया, कॉमन ले लिए तो y-3 × 10 हो गया, और यहाँ पे x+1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट कर लिए। सबसे पहला काम हम लोगों को इस तरह से तोड़ लेना है और तैयार कर लेना है कि इकाई अंक में कौन है, यह है, और दहाई के अंक में कौन है, y-3। क्वेश्चन बोला कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो देखिए y+3 और x+1 दोनों को बराबर कर दिए। x का वैल्यू हम लोग पहले वाले समीकरण से 14 - y लिख दिए, एक साइड में ले आए। देखिए 3 उधर चला गया, या दोनों मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 2y = 18 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 18/2 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 का वैल्यू बैठा दिए समीकरण 1 में, y का वैल्यू 9 बैठा दिए तो 5 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों के पास में जब कैलकुलेशंस तैयार हो गया कि हाँ x का वैल्यू 14, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 9, तो यहाँ पे देखिए लिख दिए जो हमने माना था 10y + x में, तो 90 + 5 मिलकर 95 हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करना है। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं, वह है 17 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इस चीज़ को समझिए आप और ध्यान से देखिए। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि पता चले कि हाँ आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, रहमत चाचा अपनी नाव लेकर धारा के अनुकूल 6 घंटे में 30 मील जाकर फिर इतनी ही दूरी तय करके 10 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो स्थिर जल में रहमत चाचा की नाव का वेग और धारा का वेग बताएं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बात करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, मतलब नदी बह रही है इस साइड से ऐसे, तो यह इस साइड से जब बह रही है तो यहाँ पे नौका है, तो नौका का भी वेग और जो पानी बह रहा है उस पानी का वेग दोनों है। किंतु यहाँ पर देखिए यह उल्टा घट जाएगा। नौका का पानी का तो वेग रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर देखिए पानी का वेग रहेगा, किंतु नौका का वेग क्या रहेगा, घट जाएगा, है ना। यहाँ पे यह हो गया किसका वेग, धारा का वेग, यहाँ पे भी धारा का वेग और यह भी नौका का वेग। तो नौका का वेग और धारा का वेग जुड़ जाएगा जब पानी के बहाव के दिशा में जाएंगे तो, और पानी के बहाव के उल्टे दिशा में जाएंगे तो नौका का वेग और उसमें से धारा का वेग को घटा दिया जाता है, तब जाके उसकी स्पीड निकलती है। तो मान लेते हैं हम लोग स्थिर जल में नाव का वेग हम लोग क्या मान लिए, x मील प्रति घंटा मान लेते हैं। तो धारा का वेग हम लोग मान लिए y मील प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव का वेग कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा जी x + y, और प्रतिकूल में क्या होगा, घट जाएगा, तो x - y हो गया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो दूरी है वह कितना है, 30 मील है, 6 घंटे में कवर करता है। तो दूरी बटा समय क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पर 30 को 6 से भाग दिए तो क्या हो गया, निकल गया 5, या क्या हो गया, मील प्रति घंटा हो गया। किस दिशा में, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल वेग कितना है, x + y, इसीलिए हम लोग x + y = 5 लिख लिए। उसी तरह से धारा के विपरीत दिशा में कितना, x - y बराबर, तो 30 किलोमीटर दूरी है और 10 घंटा में तो 3 घंटा, तो x - y = 3। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण तैयार हो गए। इन दोनों समीकरणों को लेकर अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए आपके पास कैलकुलेशंस करने के बाद में आपके पास मिल जाएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू। समीकरण x + y = 5 है, यहाँ पे देखिए लिख लिए, x - y = 3 है, तो 2x = 8, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x का वैल्यू बैठा दीजिए पहला वाला समीकरण में, तो 5 - 4, देखिए 5 - 6, 5 - 4 तो 1 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4 मील प्रति घंटा, और y का वैल्यू कितना हो गया, 1 मील प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव का वेग कितना निकाल लिए, x मील प्रति घंटा, मतलब हो गया 4 मील प्रति घंटा, और धारा का वेग हो गया y मील प्रति घंटा, मतलब 1 मील प्रति घंटा हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 5.7 युगपत समीकरण क्लास 9 का एक्सरसाइज था,
हम लोग कवर करते हैं, कर लिए। इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगा मैंने कवर किया है। काफ़ी लंबा वीडियो भले ही हो गया है, किंतु आपको इन सारे क्वेश्चंस को तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करना है बार बार। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन नंबर मैंने बताया पेज नंबर 68 में 24 और 25 को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।